Hello friends, welcome back to my YouTube channel Depth of Physics. In the previous video, we were talking about the measurement and units part 1. And if you have not seen that video, please go and watch it. The link of which is given in the description box. I hope you are very well and also studies very well. So today I have brought measurement and units next class part 2. And if you are new to my channel, please do not forget to like, subscribe and share. For more updates, press the bell icon. And this video is very helpful for the students of CBSE and those students who are preparing JEE and NEET exams and also who are studying for competitive exams. Now we come to our topic measurement and unit part 2. Now, do you know what is measurement? Measurement का मतलब होता है एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के बाद उसका मेजरमेंट नंबर के फॉर्म में देना मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट को बहुत सारी यूनिट्स में लिखा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट प्रोसेस में स्टैंडर्ड रेफरेंस शामिल होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस की। अब मैं आपको बता दूं फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज के ही सिमिलर होती हैं जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट करता है। रेफरेंस यूनिट का यूज फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए किया जाता है, जिसमें हम यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। उसी के मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट का यूज होता है। नीड फॉर मेजरमेंट कंपैरिजन की मेथड है। मैंने आपको बता दिया है कि फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करना। मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज को नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फिजिक्स में नेचुरल फिनोमेना की स्टडी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन इन सबको मेजर करते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप्स की मेथड से मेजर किया जाता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल में पेंडुलम के टाइम पीरियड हम स्टॉप वॉच की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट की। बट अगर हमसे कह दिया जाए कि अर्थ 1 रिवॉल्यूशन सन के लगाने में कितना टाइम लगाता है, तो इसे हम स्टॉप वॉच से तो मेजर करेंगे नहीं। तो इन सब कंडीशन के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। यूनिट फॉर मेजरमेंट। फिजिक्स में मेजरमेंट का मतलब फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करना होता है। इसका मतलब जब फिजिकल से कंपेयर करेंगे तो उसकी यूनिट भी फिजिकल क्वांटिटीज की ही होगी। एग्जांपल लेंथ ऑफ 3 मीटर। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ इट्स यूनिट मीटर। किसी ऑब्जेक्ट का मास 40 kg है, इसका मतलब 40 टाइम्स ऑफ इट्स यूनिट kg। अब बार बार स्टैंडर्ड यूनिट की बात आ रही है, तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि आखिर स्टैंडर्ड यूनिट्स इतनी फेमस क्यों है मेजरमेंट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट में जो यूनिट चूज की जाती है, उन सब के लिए ये टर्म्स बहुत जरूरी होती हैं। सबसे फर्स्ट, एक तो वेल डिफाइंड होगी। सेकेंड, इसका एक सुटेबल साइज होगा, मतलब मेजरमेंट की जाने वाली क्वांटिटी के हिसाब से ना तो ये बहुत बड़ा होना चाहिए ना छोटा। थर्ड, टाइम एंड प्लेस के साथ ये चेंज नहीं होती। फोर्थ, और इसको सभी एक्सेप्ट करते हैं। फिफ्थ, इनको आसानी से अदर सिमिलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई थिंक आपको मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। फिजिक्स में लेंथ के कॉन्सेप्ट डिस्टेंस से रिलेटेड है। इसका मतलब स्पेस में 2 पॉइंट्स के बिटवीन की डिस्टेंस लेंथ कहलाएगी। एसआई यूनिट में लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल m है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ की भी 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में लेंथ और डिस्टेंस को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की हेल्प से मेजर किया जाता है। जैसे हम मिनिमम डिस्टेंस 1 मिलीमीटर को मीटर स्केल की हेल्प से, ये सब स्मॉल डिस्टेंस से मेजर के लिए होता है। बट लार्ज डिस्टेंस जैसे हाइट ऑफ हिल, डिस्टेंस ऑफ स्टार, एटॉमिक डिस्टेंस, इन सभी को डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं किया जा सकता। अब हम वर्नियर कैलिपर से डिस्टेंस ऑफ हिल तो मेजर करेंगे नहीं, इसलिए लार्ज डिस्टेंसेस के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। अब आप बहुत देर से सुन रहे होंगे इनडायरेक्ट मेथड। आइए जानते हैं इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है।
बहुत सारी मेथड का यूज किया जाता है लार्ज डिस्टेंसेस की मेजरमेंट के लिए, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट होती है रिफ्लेक्शन और इको मेथड। किसी भी जगह में हम जब साउंड करते हैं तो जो वो साउंड उस सरफेस से रिटर्न होता है उसे हम इको कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी हिल में जाते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वही साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस सुनाई देता है, उसी को हम इको कहते हैं। ये मेथड प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पर बेस्ड होती है। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन जो होता है वो किसी भी साउंड की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसमें दो अलग अलग मीडिया होते हैं। जैसे हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और साउंड रिटर्न आ रहा है, तो जो भी किसी मीडिया के थ्रू ही आ रहा है, तो ये होती है रिफ्लेक्शन और इको मेथड। इसका यूज सबसे ज्यादा डिस्टेंस ऑफ हिल के मेथड के लिए किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, एक सेल को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ हिल को टारगेट करके फायर किया जाता है। सेल यानी गोला, तो वहां जाने के बाद जो सेल साउंड प्रोड्यूस करता है हिल में, वो साउंड रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर वापस आता है, जिसे डिस्टेंस ऑफ हिल का मेथड करते हैं। इसको हम डेरिवेशन से समझते हैं। लेट करते हैं एक्स एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हिल तक की डिस्टेंस है और टी टाइम लग रहा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हिल तक जाने में और हिल से वापस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक आने में। ये क्लियर है कि वहां से जाने में टी टाइम लगा और आने में टी टाइम लगा, जिसके कारण उसकी डिस्टेंस x प्लस एक्स होगी। v वेलोसिटी है साउंड वेव्स की, यानी किसी वेग से वो साउंड जा रहा है, यानी किस वेग से वो साउंड जा रहा है। तो अब हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। v इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हिल एंड बैक हिल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो v इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन टी होगा। तो v इज इक्वल टू 2x अपॉन टी, x इज इक्वल टू 1/2 डॉट dt। मतलब डिस्टेंस ऑफ हिल हाफ टाइम होगी जितनी वेलोसिटी और टाइम लगा है। डिस्टेंस ऑफ हिल यानी x के लिए वेलोसिटी और टाइम हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे x जो कि डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड ऑब्जर्वेशन है, t टाइम लगा, v मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ये होती है इनडायरेक्ट मेथड डिस्टेंस ऑफ हिल की। इसी में डिस्टेंस ऑफ मून। अर्थ से मून की डिस्टेंस के लिए लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मतलब हाईली इंटेंस। सबसे खास बात इसमें ये होती है कि लाइट स्प्रेड नहीं होती है, लार्ज से लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। इस मेथड में लेजर की बीम को अर्थ से मून भेजते हैं, वही रेज बैक होकर आती है रिफ्लेक्टेड होकर, यानी मून से, जिससे डिस्टेंस ऑफ मून का पता लगाते हैं। इसका डेरिवेशन भी सेम डिस्टेंस ऑफ हिल जैसा है। x डिस्टेंस ऑफ मून से अर्थ तक की है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, t टाइम लग रहा है लेजर को ट्रेवल करने में अर्थ से मून और वापस मून से अर्थ में, जिससे उसकी डिस्टेंस 2x हो जाएगी। एक डिस्टेंस अर्थ से मून की और एक मून से अर्थ की। तो c इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता होगा, c इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन टी यानी 2x अपॉन टी। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1/2 डॉट dt। इसके लिए भी अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो dt पता होना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सोनार। इसका मतलब जब बोट सी में चलती है तो कितनी डेप्थ में चल रही है ये पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। इसे साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग कहते हैं। इसका यूज पोजीशन ऑफ रॉक, सबमरीन एंड डेप्थ ऑफ सी के लिए किया जाता है। इस मेथड में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। इस मेथड में अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिटेड किया जाता है ऑब्जेक्ट की तरह जो कि अंडर वाटर होते हैं, जैसे सबमरीन और रॉक्स, और इसकी वेव्स ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीवर तक आती है, जिससे डेप्थ ऑफ सी का पता लगाया जाता है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कैसे अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस की जाती हैं। इसको भी अब हम डेरिवेशन से समझते हैं। इसका और एक क्लियर डायग्राम आप देखेंगे जिसमें सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव्स छोड़ रही है और सबमरीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। एक्स डिस्टेंस है ट्रांसमीटर से ऑब्जेक्ट तक की, v वेलोसिटी से अल्ट्रासोनिक वेव्स चल रही हैं,
टी टाइम लग रहा है वेव को ट्रेवल करने में ट्रांसमीटर से ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से ट्रांसमीटर तक की जो कि रिटर्न बैक आ रही है, यानी इसकी डिस्टेंस भी 2x होगी। अब x डिस्टेंस है स्टेप और डेप्थ लेवल की, v वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, यानी किस वेलोसिटी से साउंड वेव्स चल रही है। t टाइम लग रहा है। इसका डेरिवेशन भी सेम पिछले रहता है। आई थिंक मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो vt पता होना चाहिए। नाउ अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज हॉस्पिटल में किया जाता है गैल ब्लैडर और किडनी में स्टोन का पता लगाने के लिए। साउंड वेव्स जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं रडार की। इसे रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग कहते हैं। इसका यूज वार के समय एनिमी एयरक्राफ्ट की पोजीशन और डिस्टेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार का मतलब ही होता है रेडियो वेव की हेल्प से एयरक्राफ्ट की पोजीशन एंड डिस्टेंस का पता लगाना। इस मेथड में रेडियो वेव्स को जहां से एयरक्राफ्ट आते हैं उस पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड किया जाता है, जैसे ये वेव्स एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक पहुंचती हैं, जिससे ये पता चलता है कि एयरक्राफ्ट आ रही है या नहीं। इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। एक एंटीना लगाया गया है जो कि रेडियो वेव्स को ट्रांसमिटर कर रहा है प्लेन की डायरेक्शन में। अब इसका डेरिवेशन भी सेम है पिछले डेरिवेशन के जैसे। कैसे निकलता है? एक्स इज इक्वल टू 1/2 c डॉट t मैंने आपको बता दिया है, जिसमें c वेलोसिटी हो जाएगी रेडियो वेव्स की, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। नेक्स्ट है पैरेलैक्स मेथड। इस मेथड का यूज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी में होता है, उसकी डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज किया जाता है। पैरेलैक्स क्या होता है? यदि किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट आई से देखें और फिर उसको बाद राइट आई से देखें तो उसकी पोजीशन हमें चेंज दिखेगी। आप लोगों ने कई बार किया होगा और अगर नहीं भी किया है तो आप करके देख सकते हैं। उसी तरह यदि किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमें चलता, जैसे हम बोल सकते हैं खिसकता हुआ लगेगा, तो उसकी पोजीशन में चेंज पैरेलैक्स कहलाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट में चेंजेस होने के कारण जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आता है वह पैरेलैक्स कहलाता है। टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बेस कहलाता है और उसी बेस में जो एंगल बनता है उसे हम पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। इसको हम फिगर से समझते हैं। आप देख सकते हैं ए एंड बी टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसे हम बेस कहते हैं, एंड ओ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है और जो कि ए बी के साथ मिलकर थीटा एंगल बना रहा है, जो कि पैरेलैक्स एंगल है। बेस ए बी बहुत छोटा है कंपेयर टू ओ एंड ओ बी। अब हम यहाँ पे एंगल के फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमें रेडियस मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की, जो कि हमें चाहिए। तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होगा, जिससे हम ओ ए यानी रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की निकाल सकते हैं। ओ इज इक्वल टू ए अपॉन थीटा होगा। अब हम जानते हैं इसका यूज कहाँ होता है, डिस्टेंस ऑफ स्टार। पैरेलैक्स मेथड से स्टार की डिस्टेंस का पता लगाते हैं, जिसके लिए हमको ये याद रखना होगा कि यदि बेस की लेंथ कम होगी तो जो पैरेलैक्स एंगल बनेगा डिस्टेंट स्टार बहुत छोटा बनेगा, जिससे हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमको स्टार की डिस्टेंस पता करनी है तो हमें लॉन्ग बेस चूज करना पड़ेगा, जिसकी लेंथ सन के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी की लेंथ के डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कितना लॉन्ग बेस लेते हैं। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। ए एंड बी टू अपोजिट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। वो एक स्टार है जिसकी डिस्टेंस हमको पता करनी है। एंगल ए ओ बी थीटा है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से स्टार की डिस्टेंस एस है जो हमें पता लगानी है। एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम, जैसे हमको एस इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा मिला, इसका मतलब स्टार की डिस्टेंस के लिए टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस और उन टू ऑब्जर्वेशन में जो एंगल बन रहा है वो हमको पता होना चाहिए, जैसे हम डिस्टेंस ऑफ स्टार पता लगाते हैं। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड में। इसमें आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि कोई पॉइंट ए हाइट में है और उसे हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से देख रहे हैं
तो जो एंगल बनेगा जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन शामिल होंगी वही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसमें थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है, आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल डिस्टेंसेस में। थिकनेस ऑफ अ मेटेलिक शीट बाय रिफ्लेक्शन और इको मेथड। तो बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, इसका फिगर देख सकते हैं। इस मेथड में क्या हो रहा है, जब एक पॉइंट ए फेज से सिग्नल पॉइंट सी की तरफ भेजा जा रहा है जो कि रिटर्न होके वापस अपोजिट फेज में आ रहा है, जिसे पता चलता है कि थिकनेस ऑफ मेटेलिक शीट की। इसको डेरिवेशन से समझते हैं। टी टाइम लग रहा है सिग्नल को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में और सी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में। तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिससे हम थिकनेस ऑफ मेटेलिक शीट का पता लगा लेंगे। थिकनेस ऑफ मेटेलिक शीट की v वेलोसिटी है सिग्नल्स की। अगर हमें थिकनेस d निकालना है तो हमें vd पता होना चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस जैसे साइज ऑफ एटम, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, इन सभी को हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के माध्यम से नहीं मेजर कर सकते। इन सभी के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है, जैसे डायरेक्ट मेथड। जैसे डायरेक्ट मेथड इसकी देखें तो स्मॉल डिस्टेंसेस को माइक्रोस्कोप की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ देखें तो उसकी रेंजेस 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसलिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइज ऑफ पार्टिकल का पता लगा सकते हैं, बट वह भी 10⁻⁻⁶ मीटर तक ही हम मेजर कर सकते हैं। यदि किसी पार्टिकल की 10⁻⁶ से कम का साइज है तो हम उसको मेजर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वह कहलाता है जिसको 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दिया जाता है, जैसे कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन की साइज 10⁻⁻15, साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम 10⁻⁻14, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10, वेवलेंथ ऑफ लाइट 10⁻⁻7, साइज ऑफ रेड ब्लड corpuscle 10⁻⁻5, हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग 10⁻0, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 10⁻4, रेडियस ऑफ मून 10⁻6, रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ 10⁻8, रेडियस ऑफ सन 10⁻9, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन 10⁻11, साइज ऑफ गैलेक्सी 10⁻20, एस्टिमेटेड साइज ऑफ वर्ल्ड 10⁻26। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। जैसे फर्मी, इसका यूज न्यूक्लियर साइज की डिस्टेंस के लिए किया जाता है। इसको F से डिनोट करते हैं और 1F is equal to 10⁻⁻15 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम, इसका यूज वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। नैनोमीटर, इसका यूज वेवलेंथ और अदर रेडिएशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹m होता है। माइक्रोन, इसका यूज एक्सट्रीमली स्मॉल यानी साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किया करते हैं। 1 μm इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। अब आते हैं हम फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी 1 ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम is equal to 3 into 10 to the power 8 into 365 into 24 into 60 into 60. 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 मीटर होता है। पारसेक, इसे हम पैरालैक्टिक साउंड कहते हैं। 1 पारसेक is equal to 3.08 into 10 to the power 16 मीटर होता है। ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की उसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज इक्वल टू 1.946 into 10 to the power 11 मीटर होता है। मेजरमेंट ऑफ मास,
किसी भी सब्सटेंस में कंटेंट क्वांटिटी मास कहलाएगी और ये बॉडी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये स्पेस में टेम्परेचर, प्रेशर, पोजीशन ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। इसकी ऐसा यूनिट केजी और इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें बॉडी के साथ सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसे हम वेट ऑफ बॉडी कहते हैं। मास को m से और वेट को w से रिप्रेजेंट करते हैं। W इज इक्वल टू mg होता है, जिससे में g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब मास और वेट के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। मास में किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी कंटेन्ड होती है, जबकि वेट में एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें बॉडी भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसकी वैल्यू सभी जगह सेम होती है, जबकि वेट में वैल्यू डिपेंड होती है ग्रेविटी के ऊपर। मास को इनर्शियल और फिजिकल बैलेंस के थ्रू मेजर करते हैं, जबकि वेट को स्प्रिंग बैलेंस से। इसकी यूनिट केजी है और इसकी न्यूटन। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर। किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता, जबकि वेट ऑफ बॉडी 0 हो सकती है। ये बॉडी के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि ये नहीं है। मेजरमेंट्स के बेस पे मास 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल मास की। ग्रेविटेशनल मास वो होता है जिसको इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे मेजर किया जाता है, जबकि इनर्शियल मास में ग्रेविटी के साथ साथ इफेक्ट और अदर एक्सटर्नल फोर्सेस को भी मेजर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेजर मासेस के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका मास 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसका मास 10⁻27 kg होता है। सेल जिसका मास 10⁻10 kg होता है। डस्ट पार्टिकल जिसका मास 10⁻9 kg होता है। मॉस्किटो जिसका मास 10⁻5 kg होता है। फ्रॉग जिसका मास 10⁻1 kg होता है। मैन जिसका मास 10⁻2 kg होता है। मून जिसका मास 10⁻23 kg होता है। अर्थ जिसका मास 10⁻23 kg होता है। सन जिसका मास 10⁻30 kg होता है। गैलेक्सी जिसका मास 10⁻41 kg होता है। यूनिवर्स जिसका मास 10⁻55 kg होता है। नाउ लास्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ टाइम। सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने कोशिश की थी अपनी पल्स रेट की मदद से। टाइम मेजरमेंट के प्रिंसिपल किसी भी इवेंट की रिपीटिशन बेस्ड होता है। इसकी भी 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे वॉचेस और क्लॉक डायरेक्ट मेथड है, जबकि वेरी लार्ज और स्मॉल टाइम के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। वेरी स्मॉल टाइम के मेजरमेंट के लिए सीसीएम क्लॉक का यूज करते हैं और इस क्लॉक में एरर पॉसिबिलिटी 10⁻30 सेकेंड में 1 सेकेंड से कम होती है। एक साल में ±3 माइक्रोसेकेंड से भी कम एरर इसमें देखने मिलता है। एंड लास्ट टाइम इंटरवल्स के लिए जैसे एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ स्टोन, इन सब के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, जिससे एज ऑफ स्टोन्स का सबका पता लगाया जाता है। Now I think this is enough for today class, and in the next topic we study complete concepts in error of measurement. I hope you have understood the concepts of measurements, and if you have any doubt in this video, please watch this video again and please give your thoughts in my comment box, and I am saying it again. If you have not seen my last 3 videos, please go and check out. I give a complete lecture about basic physics and units. Thanks for watching my video, and if you have profit in my video, please do not forget to press like, subscribe and more to more share your friends. Please be regular in my channel for a wonderful physics study. So see you friends in your next topic, error and measurement. Till then, take care of yourself.